हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज से हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा और मैं आपको ये 100% एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप ये सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। इसमें मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सारी प्रॉब्लम को जो है एड्रेस किया है। आप लोगों के पास आंसर राइटिंग करते टाइम कम पॉइंट्स बचते हैं, पॉइंट्स मिलते नहीं हैं, इनफ पॉइंट नहीं हो पाते हैं जनरेट, तो वो सारी चीज़ मैंने एड्रेस करी है। अगर मान लो कहीं पर आपको डिमांड 5 पॉइंट की है ना, तो मैंने आपको यहाँ पर 10 पॉइंट दिए हैं, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपके एग्जाम हॉल में 5 पॉइंट्स आपको याद आ ही जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग को याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको सारी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, मतलब कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में भी चली आएंगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग जो है आरआर प्रैक्टिस के थ्रू करते हैं। 4R टेक्निक है जिसमें हम लोग रीड, रिकॉल, रिवाइज एंड री रिवाइज। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, रीड करेंगे चीज़ों को, देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ये कैसे प्रोसेस होगी पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। और इसके बहुत सारे रिव्यू भी रहे, काफ़ी सारे लोग जो हैं ऑलरेडी क्लियर भी करे हुए हैं। ये जो लेक्चर है हमारा जो 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है उसका एक पार्ट है। इससे पहले हम लोग एथिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो है 9 डे में हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट लगाया था एथिक्स का। काफ़ी सारे आप लोग जो है यहाँ पर लाइव आंसर राइटिंग जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसकी ये जो हमारी लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, स्मार्ट एस्पिरेंट ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगी। और हम लोगों ने ऐसे का ग्रुप बना दिया है यहाँ पर, स्मार्ट ऐसे PYQ करके। इसकी लिंक भी आपको स्मार्ट एस्पिरेंट में मिल जाएगी, पिन कमेंट में जाके देख लेना। तो उसमें हम लोग जो है ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। आप खुद जानते हो कि आपका जो एथिक्स है और ऐसे और ऑप्शनल, यही आपके क्या है मेन पिलर होते हैं। तो इन तीनों पे जो है मैंने अच्छे से फोकस करा है। ऑप्शनल का जो है वो आप अभी खुद कर रहे हो, उसके लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। बट अभी फिलहाल जो है एथिक्स तो हम लोगों ने कर लिया, और ऐसे के लिए मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ये सीरीज़ के साथ जो है ऐसे में भी आपको जल्दी ही लेक्चर मिलने वाले हैं। और एथिक्स की बात करें तो एथिक्स के लिए मैंने शॉर्ट स्टार्ट कर दी है। आप लोग को बहुत सारे जो है एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है, और कई कई थिंकर्स के जो है थॉट्स की ज़रूरत होती है, डायग्राम और फ्लो चार्ट ये सब वगैरह चाहिए होता है, वेन डायग्राम चाहिए होता है एथिक्स में। तो इन सब के लिए शॉर्ट्स स्टार्ट करिए। तो आप जाके ना हमारे शॉर्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तो शॉर्ट्स भी आपको हमारी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हो। ओके, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है मैं वहीं पर डालता हूँ, और वहीं पे कई बार लाइव सेशन भी लेते हैं हम लोग, जिसमें डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। आपकी क्वेरीज वगैरह जो है मैं वहीं पे ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। आप इसको डे 11 में भी ले सकते हो, डे 10 में भी ले सकते हो। ओके, और हाँ, शाम को इसी पार्ट का जो है ना 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, जिसको क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो हम लोग लाइव PYQ आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें मैं चीज़ें बताता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, और देन लाइव जो है हम लोग आंसर लिखते भी हैं। तो वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि अगर अभी हम लोग स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल रह जाएगा। चलिए, तो ये तो रही हमारे चैनल। अब बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं। रीड करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि वो आखिर क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले ना इसको ना क्या करो, इसको निहार लो, अच्छे से बार बार करके देख लो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो सिलेबस के कीवर्ड होते हैं ना, वो सिलेबस के कीवर्ड ही हमारे आंसर लिखने में बहुत हेल्प कर जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा ना, जब ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो देन आपको समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एकदम सिंपली रीड कर देता हूँ कि देखो, इसमें लिखा हुआ है कि लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म में लेफ्ट विंग और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह जो आ जाते हैं, नक्सलिज्म भी इसी में ही आता है आपका पार्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो ऑलमोस्ट ना 20 पार्ट आपका GS3 का ये कवर करता है। तो मतलब आपका ना 50 मार्क्स तो इसी से ही आते हैं, तो इसको हल्के में मत लो। छोटा सा सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, और आराम से जो है ना आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इसको, इसलिए मैंने इसको पहले एड्रेस किया है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसमें आप ना स्कोर कर सकते हो कम टाइम दे के भी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग अच्छे से कर ही रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, और आंसर राइटिंग भी करवा रहा हूँ साथ में। इसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, क्रिएटिंग चैलेंज इन इंटरनल सिक्योरिटी, देन चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, बेसिक साइबर सिक्योरिटी। इन सब पे एक टॉपिक पे मैं एड्रेस करूँगा, एक टॉपिक पे वीडियो आएगी। जैसे कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि ये 5 टॉपिक पे वीडियो जो 5-6 वीडियो ला दूँ, क्योंकि इसमें साइबर सिक्योरिटी अलग से, मनी लॉन्ड्रिंग और इसको अलग से एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला दूंगा, टेंशन मतलब सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। और ये 2025 2024 सबके लिए जो रहेगा कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है हमारे लेक्चर से ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो बेसिक है, वहाँ से 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं जो इंडिया फेस करता है। देन जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है, वो क्या करती है, वो कैसे इसको टैकल करती है,
और क्या क्या टास्क जो है वो करती है, वो सारी चीज़ के बारे में हमको लिखना था। तो अभी जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बेस क्लियर करवाऊंगा, और बेस क्लियर करने के साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव दे रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो वो सारे पॉइंट जो हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और ये लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ना, वो इनमें से आप किसी भी टॉपिक को उठा देना, वहाँ पर मोस्टली जगह फिट हो जाएंगे। हालांकि मैं इन टॉपिक को अलग से एड्रेस करूँगा, उस टाइम पे मैं बताऊँगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, वही कॉमन टॉपिक्स आपके हर टॉपिक्स में काम आने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये जो सिक्योरिटी वर्ड है, ये सिक्योरिटी वर्ड कहता क्या है, ये तो वो हमें पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये जो हमारा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होता है, एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट द थ्रेट। ये क्या करता है, मेंटेन द स्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। तो एक तरीके का सिक्योरिटी क्या प्रोटेक्शन है, ठीक है, थ्रेट के अगेंस्ट। तो ये होता है सिंपल सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है और दूसरी हो जाती है हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। ये होती है इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लो, क्योंकि हमारा जो मेजरली हमारा फोकस रहेगा वो इंटरनल सिक्योरिटी पे रहेगा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है, बट आप जो है ना उसको रिलेट कर सकते हो। अब देखो कि अब ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस बहुत जगह मिलेगा भी नहीं, बुक्स वगैरह में है नहीं, यहाँ पर मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी। इसका मैंने मेजर सोर्स लिया है, इसमें टॉपर्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट वगैरह सब जगह से मैंने और बुक से उठा के, मतलब एक जगह का नहीं मिलेगा, और ये चीज़ आपको कहीं बुक में कंपाइल होकर भी नहीं मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसका पूरा पीडीएफ, पूरा बुक टाइप का, बुकलेट टाइप का मैं बना रहा हूँ। जैसे ही बन जाएगा वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके अलावा आपको कोई भी नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसमें आपको याद करने के लिए जो आरआर प्रैक्टिस है ना, उसका भी ध्यान रखा है कि आप उस नोट्स के थ्रू भी आरआर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, वो सारे कॉलम वॉलम वो सब चीज़ में डालूंगा, सारे एग्जाम्पल वगैरह भी मैं डालूंगा। हाँ, लेकिन वो मैं पेड रखूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग जो हैं उसका फ्री में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो पीडीएफ रखी रह जाती है, तो मैं फ्री नहीं दूंगा आप लोग को, क्योंकि मैंने भी उसमें ऑलमोस्ट 40 घंटे तो अभी तक दे चुका हूँ उस पीडीएफ को बनाने में, और भी उसमें मेहनत लगती है, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आपको ज़रूरत रहेगी करंट अफेयर से कोई चीज़, नए नए एग्जाम्पल आ रहे हैं वो उसमें ऐड करने की, बस वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। बाकी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो वहाँ से पढ़ते जाना, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे मार्केट में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं दिखा जो एग्जैक्टली जो है हमारे एग्जाम की डिमांड को हिट कर रहा है, और एग्जैक्टली जितने पॉइंट्स हमें चाहिए उतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर एड्रेस कर दी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ मैंने लिखा है, टू द पॉइंट ही चीज़ें करना चाहिए, और टू द पॉइंट आंसर भी आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारी सोवर्निटी है, यूनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको फोकस करता है। यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से अटैक होता है ना उसके लिए, जैसे टेररिज्म और वार वगैरह हो गया। टेररिज्म भी हमारे में एक अलग से है चैप्टर, तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। अथॉरिटी कौन होती है, इसमें होम मिनिस्ट्री होती है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, और इसमें कंपोनेंट होता है आपके जो है डिफेंस एंड मिलिट्री होती है, तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स हो गया आपका। सॉरी, इंटेलिजेंस यहाँ पे देखें तो थ्रेट जो है प्रिवेंशन करती है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो है ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल जो होता है, प्रिवेंशन जो है प्रिवेंट क्रिमिनल इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पर क्या डिप्लोमेसी एंड फॉरेन रिलेशन होता है, को देखा जाता है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो अलायंस वगैरह जो होते हैं दूसरी कंट्री से, कैसे हम लोग जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी वगैरह कर सकते हैं, 2D कंसेप्ट चलता है ना, वो सारी चीज़। काउंटर टेररिज्म वगैरह जो हैं आपके इसमें आ जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी अलग से ही हमारे टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, इसको हम लोग अच्छे से एड्रेस करेंगे। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ मैं कवर करवाऊंगा, बस ये आपको ये पता चलना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप तो खुद अंडरस्टैंड है, आप नोट से भी पढ़ रहे होगे अपने। देन देखें हम लोग कि क्या 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 ओरिजिन रहता है। ओरिजिन जो होता है वो विद इन द बॉर्डर होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंट्री के अंदर, ठीक है, और ये आउटसाइड रहता है। एंड टाइटल इन्वॉल्व क्या रहता है, इंडिविजुअल ग्रुप होता है जो कि कंट्री के अंदर होते हैं। इसमें इंडिविजुअल ग्रुप ये है या ग्रुप है, वो ना फॉरेन एंटिटी द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें ना जो है विद इन द कंट्री के अंदर ही जो है सपोर्ट करते हैं। नेचर डोमेस्टिक इशू होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह होता है, सिविल अनरेस्ट होता है,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी में। इम्पैक्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है नुकसान पहुंचता है, इसमें सोवेरेनिटी हमारी भंग हो जाती है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ कभी भी देखो, कभी भी न्यूज़ वगैरह में पढ़ो तो ये सारे वर्ड देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम देखो या सिविल अनरेस्ट देखो, तो ये सब चीज़ तो थोड़ा लॉजिक बना के बैठना कि हमारे सिलेबस के किस टॉपिक से आती है। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि वो करंट अफेयर को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये वर्ड्स आप ध्यान रखना। चलो बात करते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी सिक्योरिटी के। ये ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की नहीं बात करें, अभी इंटरनल सिक्योरिटी इसके बाद टॉपिक आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्या करता है कि ये जो पीपल्स हैं उनकी अथॉरिटी को सुप्रीम बनाए रखता है, और सोवर्निटी हमारे जो देश की इंडिपेंडेंस है और जो ऑटोनॉमी है उसको सेफगार्ड बना के रखना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी का। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है, प्रिजर्व द टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड यूनिटी। ग्लोबल पोजीशन जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्री हैं, वो फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी, वहाँ के कैसा इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सारी चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी को कितना अच्छे से ध्यान में रखा गया है, उसी को चीज़ को ध्यान में रख के देन फिर वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये ना अल्टीमेटली हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी जो है इम्पैक्ट डालता है। डोमेस्टिक पीस में जो है वो आपको ये हेल्प करती हैं, जैसे कि ट्रैंक्यूल जो है इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब कि एक तरीके से जो है डोमेस्टिक जो होम में वो इन्वायरमेंट पीस बना के रखता है। और सिटीजन वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि इक्विटेबल एंड प्रॉस्परस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकें। रूल ऑफ लॉ है जिसमें कि अपहोल्डर रूल ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी द्वारा जो बनाए रखता है उसमें हेल्प करता है रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में। अभी जो है मैंने ये पॉइंट्स बताए ना आप लोग को, ये पॉइंट्स ना बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट्स ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में, ये पॉइंट्स अगर आप पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड आए, और भी सिलेबस के और भी कोई टॉपिक में आए, और भी अगर एथिक्स वगैरह में आए, आपके ऐसे में आए, बहुत जगह ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। टॉपर्स लोग करते क्या है, उनके पास यही पॉइंट्स जो होते हैं वो माइंड में रहते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि यही पॉइंट्स बार बार रिपीट होने लगते हैं, उसी को नए नए तरीके से लिखना होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा ना आपको और खुद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, तो ध्यान से सुनो इसको बस। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि हमारा मेन फोकस पार्ट रहेगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी के अंदर आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का अब इंट्रोडक्शन अच्छे से रट लो। अभी मैं जो बताने वाला हूँ, कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहाँ पे चैप देना। ठीक है, तो क्या है ये? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिटीजन सेफ्टी एंड नेशनल यूनिटी। ये तीन के कीवर्ड आने चाहिए आपके जो इंट्रोडक्शन है ना उसमें। क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिटीजन सेफ्टी एंड नेशनल यूनिटी। ये तीन चीज़ आना ही चाहिए। ठीक है, यूनिक बन जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। देन एग्जाम्पल अगर लिख दोगे तो फिर क्या ही बात है भाई, सोने पे सुहागा। जैसे कि पुलिस कंट्रोल करती है राइट्स को टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन। आपको भी कोई अच्छा इंट्रोडक्शन आप भी अपने अपने तरीके से लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट है, बट हाँ अच्छा खासा इंट्रोडक्शन आपका स्टार्टिंग हो सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आखिर वो कौन कौन से पहलू हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, चलो देखते हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ। अभी जो यहाँ पर जो एस्पेक्ट आएंगे ना, अभी हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे सिक्योरिटी के, वो ऑलमोस्ट वही है। इंटरनल सिक्योरिटी के भी ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ही समझ लो आप लोग, कि अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ बाय द अथॉरिटी। सॉवरेन पावर, मतलब कि जो है पीपल की सॉवरेन पावर को बनाए रखता है। नेशनल सॉवरेनिटी को बना के रखता है, जिसमें इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। देन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो सिक्योर करके रखता है। देन ग्लोबल पोजीशनिंग, वही सारे पॉइंट्स है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। डोमेस्टिक पीस को जो है बनाए रखता है सिटीजन वेलफेयर के लिए। अब बात करते हैं ना, देखो यहाँ पर सुनो, ये पॉइंट्स तो वो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए, बस उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके लिख दिया गया है। और यही चीज़ आपको भी करनी है अपने एग्जाम में, अपने जो पेपर रहेगा ना उसमें भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनो कि क्लासिफिकेशन क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट के। तो कितने तरीके से जो है थ्रेट्स होते हैं, हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक ही एक्सटर्नल थ्रेट, इसमें क्या होता है कि टेररिज्म, वार, जो नेवर कंट्रीज़ होती हैं और जो फॉरेन इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, बाहर से जो अटैक होते हैं ना,
वो हमारे यहाँ पर टेररिज्म के थ्रू, अभी भी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में हमारे शहीदों को कितने शहीद हो जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो टेररिज्म ही है, वो टेररिज्म है। उनको क्या होता है, एक्सटर्नल के थ्रू जो है फंडिंग दी जाती है। ओके, एक थ्रेट ये हो गया आपका। एक दूसरा थ्रेट होता है इंटरनल थ्रेट, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल तौर पे जैसे कि नक्सलिज्म हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, लोन वॉल्फ अटैक हो गया। लोन वॉल्फ अटैक क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन को इतनी पावर मिल जाती है, इतनी पावर मिल जाती है कि वो अपने आप को ना, अपने आप को ही सुप्रीम मानने वाला लगता है। वो डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है कि अपुन ही भगवान है, तो वो वाला डायलॉग ना वो अपने आप पे समझने लगता है कि अपुन ही भगवान है। अब जैसे देखो एग्जांपल विकास दुबे, वो कितने सारी एक्टिविटी को जो है वो खुद ही हैंडल करता था, पुलिस वाले उससे डरते थे, पुलिस वाले उसके आगे आके झुकते थे, देन वो सारी डिसाइड करता था। अभी एक और थे जिनको एनकाउंटर कर दिया गया था, और अभी ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो एज अ टेररिज्म अटैक करने लगता है, टेररिज्म एक्ट करने लगता है, हमारे देश की कंट्री के खिलाफ ही जाने लगता है वो कई बार। तो वो चीज़ जो होता है लोन वॉल्फ अटैक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन को इतनी पावर दे देना कि वो हमारे देश के लिए खतरा हो जाए। ओके, ये होता है हमारा इंटरनल थ्रेट। देन बात करते हैं इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, जिसमें क्या करता है, क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर, वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री को क्या बोलते हैं, हमसे पैसा लो और इंडिया पे अटैक करो, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ वो आता है कि इंटरनली एडेड, जो हमारे देश में ही रह के जो चाहते हैं कि इंडिया पे अटैक हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी होता है। आप देखो अगला है हमारा फोर्थ, जो एक्सटर्नली एडेड इंटरनल होते हैं। इसमें जो है फंड किया जाता है फ्रॉम एजेंसी ऑफ ISI, जैश ए मोहम्मद। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था, वो भी तो फंडिंग करी होगी किसी ने, बाहर से फंडिंग होती है। अभी आप देख रहे होगे कि रिसेंटली में कितने सारे एग्जाम्पल थे। आपने देखा होगा विश्नोई गैंग, आपने देखा होगा कि वो उनका बाहर में रह के, वो बंदा पर्सन जो है बाहर में रह के वो यहाँ पर अटैक करवा रहा है, हमारे यहाँ पर इंडिया में अटैक करवा रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट अभी मैंने न्यूज़ में अभी नीचे चल ही रहा था कुछ टाइम से पहले कि वो गैंग जो है वो वहाँ पर है, कनाडा में है, वो कनाडा में रह के यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के से रिलेटेड जो वो थी ना, वो मुझे बताना कमेंट करके आप लोग, मैं देखूंगा। बाकी समझ जाओ, उसको भी एग्जांपल ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो बाहर से जो एडेड मिलता है, बाहर से जो पैसा मिलता है, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है वो फैलाने के लिए कि यहाँ पर अनरेस्ट हो जाए, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाए, तो बाहर से फंडिंग मिलती है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो ये भी जो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट में आता है। तो ये 4 तरीके के थ्रेट्स होते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया इतना? चलो, तो ये तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, हमारी जो चैलेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम है उसको जनरेट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड किए हैं मैंने। पॉइंट्स की कमी होती है ना आप लोग के पास, अब भरमार पॉइंट्स की मिलेगी, बम्बार्डिंग होगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 20 पॉइंट्स पढ़ लिए तो 10 तो 5 तो याद आ जाएंगे, 5 ही तो चाहिए हमको। चलो अभी बताता हूँ, बोल के नहीं करके दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले तो क्या है कि एक एम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर ये चीज़ होगा ना तो हमारे यहाँ पर यूथ जो है ना वो राइट्स में आएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दंगे करते हैं। अभी रिसेंटली कोई स्कीम के थ्रू जो है कितने सारे लोगों ने, कितने सारा यूथ जो है वो ट्रेनें वगैरह जला दी थी। ये एक तरीके से क्या था, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को तो आ, एक तरीके से घातक अटैक था ना ये चीज़। और ये क्यों आया, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के कारण। आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हम लोग सब लोग, कितने सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन के कारण ये सारी चीज़ अपने आप होती है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे क्या है, वो थ्रेट है। क्या करते हैं, अभी देखो जैसे कि कश्मीर में हुआ, बिहार में भी बहुत सारी जगह हुआ था। अभी आप देखोगे दिल्ली में भी काफ़ी सारे राइट्स हुए थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अनइक्वल ग्रोथ पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी होती है। अब जैसे देखो जो नक्सल अफेक्टेड एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। वहाँ के लोग जो हैं वो उतने ही अनडेवलप रह जाते हैं और आजू बाजू एरिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है, यही एरिया जो है फिर से वो नक्सलिज्म को और बढ़ा देता है। तो ये चीज़ भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट का।
ओके। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या है, वहाँ के लोग ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वही एक तरीके से क्या होता है कि वो नक्सलिज्म या जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करता है। देन रिच और पुअर गैप में, अब जैसे जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, आप देखोगे कि अर्बन स्लम ये इसका एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि अर्बन में बहुत पैसा है, लेकिन वहाँ पर अर्बन स्लम भी तो है। अर्बन स्लम में कौन लोग रहते हैं? आपने देखा होगा धारावी स्लम में एग्जांपल लिख सकते हो, धारावी है आपका। और आपका वहाँ पर जो है दिल्ली में भी काफ़ी सारे स्लम है, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट ऐसा नाम करके आप लिख सकते हो कभी एग्जाम्पल में है। तो ये चीज़ है, रिच पुअर गैप आपको देखने को मिलेगा। ओके, डिजिटल डिवाइड वगैरह भी कह सकते हो। देन जो है कम्युनल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रिलीजियस राइट्स होते हैं, धार्मिक जो है दंगे होते हैं। गुजरात 2002 में हुआ था, आपने देखा होगा कि मूवी भी बनी है, नरेंद्र मोदी करके कुछ मूवी बनी है ना वहाँ पे, तो उसमें भी वो राइट्स दिखाए हुए हैं। और बहुत सारी जो है रियल इमेज फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाएंगी। तो वो हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे जो रिलीजियस राइट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये वाला फेमस है इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इंटर स्टेट जो है आपको देखने को मिलेगा डिस्प्यूट, जिसमें बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, जितने भी वाटर डिस्प्यूट वगैरह है ना, वो सारी चीज़ जो है आपके इसमें आ जाएंगे। आपके जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी होती है, जिसमें जो है रीजनल लेवल पे जो इंसर्जेंसी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उल्फा एक अलग से जो है उन लोगों ने बनाया हुआ है कि वो इंसर्जेंसी फैलाते हैं, एक अलग एरिया की डिमांड करते हैं, अलग हमको एक वो दे दिया जाए। कश्मीर में जो देखिएगा आप लोग, जो है वो अपने आप को अलग करने का मांगते हैं। कि नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारे जो स्टेट हैं वो बोलते हैं कि हमको अलग कर दीजिए, हम लोग को अलग रहना है। तो ये भी क्या करता है कि कई बार जो है सेपरेट होने की जो टेंडेंसी है ना, कि हम लोग को अलग होना है, हम लोग को अलग देश बनाना है, ये भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि इसको प्रॉब्लम के तरह है, या ये एक तरीके से चैलेंज भी है हमारा। अब जैसे देखो कि कास्ट टेंशन, रिजर्वेशन प्रोटेस्ट जो होता है कई बार, कि हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और आजकल तो रिजर्वेशन फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह तो बहुत न्यूज़ में चल ही रहे हैं, पता ही है आपको। महाराष्ट्र में कुछ कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं। चलो, जो है पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का इशू था, कितना मतलब आधे से ज़्यादा की तो पॉलिटिक्स तो उसी से ही चली है, तो वो एक इशू हो गया। गवर्नेंस फेल्यूअर होता है, गवर्नर क्या होता है कि पॉलिसी लैप्स कर जाती हैं कई बार। तो जैसे कि सेंट्रल इंडिया में आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा, वहाँ पर ना पॉलिसी का कभी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता है। मैं अभी एक केस स्टडी देख रहा था, नक्सलिज्म वाले एरिया में आधार कार्ड को पहली बार जब अप्लाई करा गया, तो देन उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये मिला कि 4 से 5 साल के बाद वहाँ की जो मतलब एग्जैक्टली आधार कार्ड बना था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो फैमिली के मेंबर थे वो फिर बाद में मिल पाए, सिर्फ आधार कार्ड की इम्प्लीमेंट गुड गवर्नेंस की पॉलिसी के थ्रू। तो क्या होता है कि पॉलिसी अगर नहीं अच्छे से फॉलो हो पाती है ना, तो देन वहाँ पर आपको ये इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट देखने को मिलेगा। ये जो केस स्टडी है मैंने देखी थी, मैं एग्जैक्टली अभी बता नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको ना शेयर कर दूंगा वहाँ पे। बहुत सारी पढ़ते रहता हूँ, तो वो अभी जस्ट जितनी याद आती आ रही है मैं बताते जा रहा हूँ आपको। देन अनफ्रेंडली नेबर, आपको जो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल का जो सपोर्ट होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। जैसे लश्कर ए तैयबा है, उसका मेन टारगेट रहता है कि भाई हमारे इंडिया पे अटैक करा जाए, बस और क्या। टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, जिसमें मिलिटेंट अटैक होते हैं, जैसे कि 26/11 में हुआ था। तो ये भी जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रेडिकलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि यूथ का क्या रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग करे जा रही है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे IS में, तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। देन एथनिक एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एथनिक वायलेंस होते हैं, जैसे कि असम में राइट्स हुए थे एथनिक को लेके, ये हो गया आपका। अब जो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है, जिसमें फॉरेन जो है इंटरवेंशन है आपको देखने को मिलेगा। चाइनीज़ का साइबर अटैक होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली शायद जब हमारा कोरोना के टाइम था, वहाँ पे चाइना ने ना कुछ टाइम के लिए हमारी मुंबई में कुछ टाइम के लिए बिजली गुल कर दी थी। आप बताओ, उसने एक अटैक कर लिया था। अभी एम्स के कुछ डाटा हैं उनको हैक कर लिया था उसने। तो ये जो है ये अटैक होते रहते हैं, वो करते रहता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, थ्रेट का काम है। देन बॉर्डर डिस्प्यूट जो है एंड इन्फ्लेट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेंशन जो है होती रहती हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कितना जो है टेंशन हमेशा बनी रहती है। देन ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जैसे क्राइम सिंडिकेट हो गया, डी कंपनी है उसने जो है ऑर्गेनाइज कर काम करती है। डी कंपनी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़।
देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट, जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा था कि वायलेंस हुआ ना, इलेक्शन भी जो हो रहे थे आपने देखा होगा कि अच्छे से इलेक्शन नहीं हो पाए, दोबारा री इलेक्शन करवाने पड़े वहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये होती हैं। दैन नक्सलिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि ये अलग से सेपरेट टॉपिक भी है। यहाँ पर जो है लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, माओइस्ट अटैक देखने को मिलते हैं हम लोग को नॉर्थ ईस्ट साइड में, रेड कॉरिडोर एरिया में जितने भी हैं। दैन साइबर थ्रेट्स तो होता ही है, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाती हैं, डाटा वगैरह लीक कर देते हैं मैनी टाइम, तो ये भी जो है एक तरीके से फैक्टर है। एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, तो सोशल डिस्पैरिटी वगैरह जो है, रूरल पावर्टी वगैरह, तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी की तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये 20 फैक्टर मैंने लिख दिया। अब इनमें से आपको 5 भी लिख कर याद आ गए ना, तो 5 ही तो लिखने। ओके, एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा भाई, समझ रहे हो। तो अब बताओ, अब एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ना, अब आप एक चीज़ मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, कभी भी ऐसे पॉइंट्स लिखो ना माइंड में ना, वो पेस्टल अप्रोच स्टेपल अप्रोच भी रखो, बट लिखो नहीं उसको। मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लोग को ना हमारे पॉइंट्स में जब डाइवर्सिटी लानी है, क्या होता है कि पॉइंट्स ना हम लोग कई बार सॉरी लिखते टाइम ना वही पॉइंट्स ना रिपीट भी करते हैं, तो रिपीट ना हो, रिपीटेशन ना हो ना, तो पेस्टल या स्टेपल अप्रोच अपने माइंड में रखो। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने पॉलिटिकल पॉइंट्स भी लिखे हैं, सोशल पॉइंट्स भी लिखे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स भी लिखे हैं, इसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लिखा हुआ है इसमें। तो आप देखोगे कि सारे चीज़ के डाइवर्सिटी है, अपने भी पॉइंट्स में ना डाइवर्सिटी लाओ, बट लिखो नहीं, क्योंकि देखो बहुत ओल्ड फैशन हो गया है कि सोशल लिखो या इकोनॉमिक लिखो। जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा नहीं है ना कि सोशल एस्पेक्ट लिखो, तो तब तक लिखना नहीं है। तब तक क्या लिखना है, ऐसे पॉइंट्स में लिखना है। इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी शो होगी, एग्जामिनर को लगेगा अरे इसको तो इतने सारे पॉइंट्स याद है। माइंड बैकअप माइंड में वही रखो, पॉलिटी अगर लिखोगे पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद आ रहा है, हाँ लिख दो यार, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन आ रहा है। देखो कि या कोई एजुकेशन से रिलेटेड या हमारा जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आ रहा है, हाँ यानी जो है अनइक्वल ग्रोथ पेनिट्रेशन, और ये आ रहा है, हाँ ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गया। ओके, मैं सिंपल चाहता तो ऐसा भी लिख सकता कि सोशल फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। ये वो बहुत ट्रेडिशनल तरीका होता है, ये थोड़ा सा अब ना तरीके थोड़े चेंज कर दो। ओके, ये चीज़ ना ऐसे में काम आएगी कि हाँ सोशली और ये, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग को डाइवर्सिटी, हमारा नॉलेज शो करना होता है, तो वो चीज़ है। ठीक है, समझ गए। जब अगर स्पेसिफिक पूछा है आपके क्वेश्चन में कि हाँ सोशो इकोनॉमिक लिखो, तब आपको सब हेडिंग वैसे डालनी है। अदरवाइज जो है जब आंसर लिखोगे ना, तो डायरेक्ट ऐसे सब हेडिंग मत डालना। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना तो आपका अट्रैक्टिव लगेगा। चलो, इसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस। 2023 में यही पूछा गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोगों के पास पॉइंट्स नहीं थे, अब हम लोग जो है पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ ऑलरेडी। चलो, जैसे कि हिंटरलैंड टेररिज्म होता है, आपको जो है डायरेक्ट अटैक करा जाता है। हिंटरलैंड क्या होता है कि भारत के अंदर की लैंड जो होती है वो, मतलब एक तरीके से जो समुद्र के पार की जो वो होती है वो। ओके, देन जो है आपको यहाँ पे 26/11 अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, ये चीज़ जो है आपके इसमें आते हैं चैलेंजेस। जम्मू एंड कश्मीर में जो है मिलिटेंसी एंड टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा। इंसर्जेंसी एंड नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, ये चैलेंजेस की तरह हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर आपको जो है इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी। ये एक तरीके के चैलेंज है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में। लेफ्ट विंग एक्टिविज़म, ये भी हमारे लिए चैलेंज है काफ़ी। नक्सलिज्म है, इस पर हम लोग सेपरेट बात करने वाले हैं, सबके सॉल्यूशन वगैरह चैलेंज वगैरह अलग से मैं बताऊंगा। अभी हम लोग जो है इंटरनल सिक्योरिटी के जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं ना, तो ये जो कीवर्ड्स मैंने उठाए हैं ये सिलेबस से उठाए हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड नेक्सस विद टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो हवाला है हमारा, वही हमारे चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। और देन बात करोगे आप कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, जो कि गुजरात में राइट हुए थे। देखो एग्जांपल वही वही घुमा फिरा के लिखने हैं और कुछ नहीं है। कास्ट और एथनिक टेंशन हो गया, रीजनलिज्म हो गया आपका, इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डाटा ब्रीच वगैरह हो जाता है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया आपका, सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं इन बॉर्डर होते हैं, तो बॉर्डर में तो आपको ये पता है एक तरीके से ये सीक्रेट पता चल रहा है। सीक्रेट क्या है कि सिलेबस के एक एक कीवर्ड को उठाओ और कीवर्ड को उठा के अपने आंसर्स में डालो। अब इसमें करना क्या था, जो इंटरनल सिक्योरिटी था, आपने जो पूरा सिलेबस देखा है, सिलेबस की कीवर्ड ही तो लिखे हैं ये, और क्या लिखा है। ये ट्रिक है, यही लॉजिक है, यही सारी चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना होता है। सिंपल थीम को सिंपल तरीके से कर दो, बस कुछ नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ ये ऑलरेडी सुनी हुई हैं आप लोगों ने,
बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, 13 पॉइंट से इतना लिख दोगे तो वहाँ पे तो एग्ज़ाम हॉल में तो हम लोग को सिर्फ 5-6 लिखने हैं, 13 में से 5-6 आराम से याद आ ही जाएंगे। वो कीवर्ड्स तो हमको सिलेबस को याद रहता ही है, तो इसलिए लोग बोलते हैं ना टॉपर्स लोग और सब लोग की सिलेबस क्यों याद करो, इसलिए याद करो। ठीक है, और एग्जाम्पल तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल भी वही वही घूम फिर के आते हैं, ज़्यादा कुछ नया नहीं आता उसमें भी। चलिए, रोल ऑफ जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो 2023 में पूछा गया था, इसमें मैं जो वही रोल बताऊंगा जो हम लोगों ने चैलेंजेस देखे थे। जैसे कि क्या कर सकती है एजेंसी, क्या करती हैं, गैदर करती हैं जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है ना, उसको गैदर करती हैं टुवर्ड द अटैक। जैसे कि मुंबई का जो 26/11 था, उसमें इन लोगों ने क्या करा था, इंटेलिजेंस को देखा, आपने मूवी में भी देखा होगा। आप जैसे देखो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को टू प्रिवेंट वायलेंस, जैसे पठानकोट के एक्ट में किया था उन्होंने। देन क्या करना चाहिए हम लोग को, ये लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये क्या करते हैं, जो इंसर्जेंट है उनके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी। साथ ही साथ क्या करते हैं, जो नक्सल के नेटवर्क हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं टू इंश्योर पीस। और इसके बाद क्या करती हैं एजेंसी, ये क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं क्राइम सिंडिकेट को, जो कि देखो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, यही पॉइंट्स रिपीट करने होते हैं, कुछ न्यू नहीं करना होता है। देन क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं ये कम्युनल वायलेंस को थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग, जैसे कि गुजरात राइट में करा था। अब जो है ये एक चीज़ और करते हैं कि जो मीडिएट करते हैं केस कॉन्फ्लिक्ट को टू मेंटेन हारमोनी। देखिए ये वर्ड होना चाहिए, टू टू के बाद जो लगा रहे हो ना, ये कीवर्ड है आपके। हारमोनी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कम्युनल वायलेंस, क्राइम सिंडिकेट, ये भारी भारी कीवर्ड जो दिख रहे हैं ना, ये आंसर में आने चाहिए। शाम को जो मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, वो आप लोग को सबको जो है ना ये कीवर्ड यूज़ करना है उसमें। रिजोल्व रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट, इंटर स्टेट जो है टेंशन टू फोस्टर यूनिटी एंड आंध्र प्रदेश। एंड जो है आपका जो इंटरसेप्ट है, इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन है, उसको क्या करते हैं, वो इंटरसेप्ट करते हैं टू प्रिवेंट आपके प्लॉट्स को। जैसे कि जो टेररिस्ट मैसेजिंग ऐप वगैरह है, तो उनके लिए जो है ये पहले से करके रखते हैं। देन जो है काउंटर द ऑनलाइन प्रोपोगंडा को काउंटर करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाए। जैसे कि जो है फेक न्यूज़ वगैरह कितनी सारी हो जाती हैं, तो उसमें यहाँ पर जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, उनका रोल प्ले होता है। प्रोटेक्ट जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे, अगर उनको मतलब एक तरीके से उन पर अगर थ्रेट पड़ जाए, तो वो हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको अनस्टेबल कर दे। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर अगर पड़ गया फ़र्क, तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला है। और जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री, जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में से भी जितने भी चीज़ को भी आप ट्रेड कर देंगे ना, तो फिर वो आपको पूरा इम्पैक्ट करने वाला होता है। जैसे कि हमारा पूरा साइबर जो डिपार्टमेंट है उसी को ही अगर कर दें, तो फिर तो वो गए गए ना काम से हम लोग तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम साइबर थ्रेट से या डाटा ब्रीच से। अब देखो, जैसे कि देखो, जो एलिसिट फंडिंग होती है, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा आता है, या जो हवाला से या ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, इनको क्या करना है, इनको डिसरप्ट करना जो है इनका मेन मकसद रहता है। ओके, अब देखो ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही हो गए थे कि हम लोगों ने कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह इनके ज़्यादा रोल पड़े नहीं है, पॉइंट्स आते नहीं है। पॉइंट्स वही हैं, घुमा फिरा के लिखना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा चलो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हवाला क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताना सभी के सब। सिक्योर बॉर्डर एरिया, इनहांस द सर्विलांस, प्रिवेंट जो है इन्फ्लेट्रेशन। तो ये तो हो गए थे हमारे फैक्टर, ये रोल हो गया। अब बात करते हैं मेजर्स के बारे में। अब जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ये निमोनिक से मैं पूरा सॉल्यूशन याद करवा दूंगा। ये सॉल्यूशन आप लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जगह अपने नॉलेज इंटेलिजेंस के हिसाब से कर लेना, इसको रट लेना, ठीक है। तो हमारी जो निमोनिक्स है, हमारी जो ट्रिक है वो है स्मार्ट्स केब निप BIC, ठीक है। स्मार्ट केब निप BIC 3-4 बार बोलो अपने मुंह से, मेरे साथ बोल लो, स्मार्ट केब निप BIC। अब देखो लॉजिक, लॉजिक नहीं मैजिक, अब देखो मैजिक तो इसमें जो स्मार्ट के एस है, स्मार्ट तो हम लोग भी हैं, तो हमारा स्मार्ट से याद कर लो। एस से हो गया आपका स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने चाहिए फॉर कम्युनल एंड हेट प्रोपोगंडा, जैसे कि एग्जांपल है हेट स्पीच वगैरह है उसको करने के लिए। देन
एम से हो गया आपका मेजर टू कर्व ब्लैक मनी कॉम्प्रिहेंसिवली, एग्जाम्पल कॉम्बैक्ट फाइनेंशियल क्राइम। देन ए से क्या हो गया आपका एक्टिव टारगेटेड अप्रोच किया जाए, जैसे कि पावर्टी रिडक्शन वगैरह जो है इसमें फोकस करा जाए। एग्जाम्पल सपोर्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट को आप सपोर्ट कर दोगे तो पावर्टी रिडक्शन हमेशा अपने आप जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप उनको एक जॉब दे देंगे ना तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ करने की। रिफॉर्म पुलिस फोर्स टू अडॉप्ट स्मार्ट पॉलिसिंग क्या है, स्मार्ट हम लोग भी हैं। स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव तरीके से जो है पॉलिसी बनाया जाए। देन मॉडर्न एंड मोबाइल एंड अलर्ट एंड अकाउंटेबल एंड रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड जो है टेक से भी एंड ट्रेंड। ये स्मार्ट पॉलिसी ना बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ हमारा जो स्मार्ट नाम है ना, ये स्मार्ट वर्ड, ये एकदम गोल्डन है, आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये जो है स्मार्ट पॉलिसी में जो आर है ना, आपका आर का मतलब ये हो गया, ठीक है। एफिशिएंट लॉ इन्फोर्समेंट। देन आप देखोगे टी से हो गया आपका थॉटफुल स्ट्रेटजी, जो है थॉटफुल जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए टू कॉम्बैट नेक्सलिज्म। एग्जाम्पल इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबको लेना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, सबका कल्याण करना, सब तरीके से सबको उसमें इन्वॉल्व करना, ठीक है। देन सेंट्रलाइज, सी से जो कैब में सी है ना, सी से क्या हो गया आपका सेंट्रलाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म इन सेंटर एस्टेब्लिशमेंट। देन यहाँ पर एग्जांपल क्या है, यूनिफाइड काउंटर टेरर एफर्ट। अब देखो ये जो स्मार्ट कैब निप बीआईसी है ना, ये बहुत जगह सॉल्यूशन पे आप लगा सकते हो, बहुत सारी जगह पे पूछेंगे। तो एडॉप्ट रिफॉर्म एंड सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस, जैसे कि एग्जांपल एनहांस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। बॉर्डर मैनेजमेंट एनहांसमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी के साथ जो बी है ना, बी से वो हो गया आपका स्मार्ट फाइनेंसिंग सिस्टम हो सकता है आपका। देन सोशल मीडिया रेगुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, ये वाला जो कैब का ऐसे ना उससे। एग्जाम्पल प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड। इसके बाद जो 10वें नंबर पर नेशनल सिक्योरिटी, जो एन है ना, एन से क्या होता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि अपने डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन यहाँ पर आपका जो आई है ना, आई से क्या हो गया, इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। देन सिक्योर द बॉर्डर एनफोर्समेंट। इसके बाद पी से क्या हो गया आपका प्रायोरिटाइज द एड्रेसिंग जेन्युइन ग्रीवांसेस। जो जांच अधिकारी हैं बॉर्डर की जो पॉपुलेशंस वगैरह हैं वहाँ को, उनको जो है ना आप लोग क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। देन बीआईसी में एग्जांपल क्या है, लोकल कम्युनिटी को इंगेज कर दो। देन बिल्ड करो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ठीक है, बी से बिल्ड। देन जो है जैसे कि एग्जांपल है क्लियर स्ट्रेटजी गाइडलाइन होना चाहिए। देन इनिशिएट टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ईस्ट सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। देन एग्जांपल है जैसे रीजनल सेफ्टी कोलैबोरेशन। 15 है आपका कंडक्ट द आर्मी डेवलपमेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ आपकी किस में आ गई, मेजर्स हो गए। कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे लेफ्ट विंग एक्टिविज्म हो, बहुत सारी चीज़ साइबर सिक्योरिटी में हो, ये आप स्मार्ट केब एनआईपी बीआईसी वगैरह जो है ना, ये इसको रट लो। और सब जो लोग जो है ना कमेंट करके मुझे ये बताना, ठीक है, कमेंट करना ये वाली ट्रिक लॉजिक और जितनी भी चीज़ पॉइंट्स याद आ रहे हैं लिखना। अब 15 में से 5 से तो याद आ ही जाएंगे ना, इतने ही तो लिखने होते हैं। ऐसा कुछ फ्लो चार्ट बना दिया या फ्लो चार्ट बना के ये ऐसे लिख दिया तो बस हो गया। आप लोग को पॉइंट्स की कमी हो रही थी, अब होगी पॉइंट्स की कमी, बताओ। नहीं होने वाली एक पॉइंट्स की कमी, और मैं ना होने दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, पॉइंट्स की कमी नहीं होगी आपके पास। तो ये तो थे हमारे मेजर्स। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट की, जो एक ही है हमारी बेस्ट प्रैक्टिस और केस स्टडी। ये आपका ना यूनिक पॉइंट, एडिशनल पॉइंट देगी यहाँ पर है ना, आपके आंसर को वैल्यू ऐड कर देंगी। मैं बेस्ट प्रैक्टिस जो बताने वाला हूँ केस स्टडी, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर, जैसे कि देखो डेनमार्क में क्या किया गया है कि जो एजुकेशनल बेस्ड अप्रोच बनाई गई है इंटरनल सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए। जैसे कि क्या हुआ है वहाँ पर ना, प्रमोशन किया गया है कि जो सिक्योरिटी की अवेयरनेस है, उसके लिए ना एक कल्चर पूरा डेवलप किया गया है वहाँ पे, कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को कि इंटरनल थ्रेड से रिलेटेड या जो डाटा हैंडलिंग है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो है, या जो इंपॉर्टेंस है रिपोर्टिंग है एंड सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ जो है वो डेनमार्क में अलग से आपको देखने को मिली थी। फिनलैंड की बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो रोबस्ट इंस्क्रिप्शन और डाटा सेंट्रिक सोल्यूशन उन लोगों ने निकाला है, कि जो है डाटा सेंट्रिक सोल्यूशन, ये जो क्रिटिकल एसेट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो
इनका कनेक्शन है उसको इंश्योर किया गया है बाय VPN टू एम्बेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड पॉइंट एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए। देन नॉर्वे में बात करें हम लोग कि वहाँ पर ना क्लियर पॉलिसी एंड कंप्लाइंसेस बनाए गए हैं, और जो है आप देखोगे कि वहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी है उसके गोल क्या हैं, और जो है कंट्रोल अलाइन विथ योर बिजनेस स्ट्रेटेजी के थ्रू साथ जो है कैसे अलाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ इसमें उन्होंने बताई है। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों हमेशा आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारी इंडेक्स में टॉप पर ही रहती हैं, तो इनकी बेस्ट प्रैक्टिस जो है आप अपने आंसर को क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड पॉलिसी मेजर्स। तो गवर्नमेंट के क्या क्या तो पहला है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया था। 2019 में लाया गया था। इसमें जो INA के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये टू अप्रूव द सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। देन अगला है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ये लाया गया था। ओके, देन जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, तो पुलिस का जो मॉडर्नाइज किया गया था, और ये चीज़ रिकमेंड करी थी जस्टिस वर्मा जी ने। तो ये जो है इम्प्लीमेंटिंग जो असिस्टेंट टू स्टेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिसी, तो पुलिस, ठीक है, पॉलिसी नहीं पुलिस, ये किसके बेसिस पे बनाई गई थी? ये जस्टिस वर्मा कमेटी, इनका जो है नाम आप जरूर लिख लेना, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा एज दे देगा। समाधान इनिशिएटिव लाया गया था, जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि जो नक्सलिज्म है उससे लड़ने के लिए। अब आप लोग को बताना है, काफ़ी फेमस है ये, सभी लोग को पता है। आप लोगों ने जो मैंने नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करे थे, जो उसमें मिल जाएगा। बाकी ये जो नोट्स हैं, ये यहाँ से कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसका जो है ना, मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए सभी लोग, ठीक है, समाधान का फुल फॉर्म क्या होता है। देन आप लोग देखोगे जो नेशनल पॉलिसी है, जो एक्शन प्लान है ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये लाया गया था 2015 में। देन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप देखोगे कि PM गति शक्ति और जो PM डिवाइन है वो लाया गया था लॉजिस्टिक और जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट है वहाँ पर करने के लिए। देन जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया था नीति आयोग के द्वारा, और इसके लिए इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया थे, तो वो एरिया जो अंडर डेवलपमेंट है उनकी ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई थी, उसमें स्पेसिफिकली उनको ध्यान दिया जाता है। इसमें ना जो है ना एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किया गया था हमारे बजट 2022 और 23 में। तो वो भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ना, ब्लॉक प्रोग्राम, ये दोनों जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंबाइन ही है। और जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े एरिया हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट में इतना फोकस नहीं किया है आज़ादी के बाद, नक्सलिज्म के कारण जो है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो स्पेसिफिकली क्या करती है कि सरकार वहाँ पर फोकस करती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम लाया गया था, इसमें पैसे वगैरह दिए जाते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो टेररिज्म वगैरह एरिया हैं वहाँ पर। और इसके लिए एक एग्जांपल जैसे कि विनिंग हार्ट माइंड, ये एक जो है CRPF द्वारा और BSF द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड जो है बिल्डिंग फैसिलिटी एंड स्कूल और फैसिलिटी वगैरह जो है ये आपके सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। नेट ग्रिड जो है ये एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस है फॉर द कोर सिक्योरिटी एजेंसी टू एक्सेस द क्रिमिनल डाटा एंड पैटर्न। ओके, उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क सिस्टम एक लाया गया था। इसके अंदर क्या करता है, ये E-गवर्नेंस के अंदर इनिशिएटिव है, जो कि नेशन वाइड जो है आपको पॉलिसी स्टेशन देखने को मिलेंगे, नेटवर्किंग देखने को मिलेगी, ईजिंग इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा शेयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन आप बात करते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव के बारे में। इंटरनेशनल इनिशिएटिव में आपको इंटरपोल देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल पुलिस करके कुछ है। तो ये हमारे इंडिया इसका मेंबर है, इस बार शायद इंडिया में ही हुआ था, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, तो इसको देख लेना। इसकी इंडिया जो है वो इंटरपोल का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी उसका मेंबर भी है। इसमें स्पेशल इंक्वायरी की जाती है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करी जाती है एशिया में। एंड कमर्शियल रिव्यू के बेसिस पे देखें तो एग्जामिन द ट्रेड एक्टिविटी ट्राई टू मनी लॉन्ड्रिंग। वियना कन्वेंशन हुआ था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ये वो वाला वियना कन्वेंशन नहीं है एनवायरनमेंट वाला, ये दूसरा है, ठीक है। तो ये 1988 में हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको देखने के लिए। इसमें क्या करा जाता है, ग्लोबल कोलेब्रेशन किया जाता है टू इनकरेज फॉरेंसिक कोऑपरेशन टू इंटर स्टेट जो एक्स्ट्राडिक्शन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए, ठीक है।
ये सारे इनिशिएटिव अलग से भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आएगा तब हम लोग अलग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन उसमें भी पढ़ोगे। बट अगर पूछे ना कि गवर्नमेंट ने या वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं, तो इनका नाम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नाम के बाद कभी भी अगर नाम लिखो ना तो छोटे में उसका ऑब्जेक्टिव लिख देना। जैसे मैंने ना शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करते हैं। जैसे ग्लोबल नॉर्म्स के लिए क्या करते हैं, ये ग्लोबल वॉचडॉग की तरह काम करता है जो एफटॉक है मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, बस ऐसा कर सकते हो। वॉचडॉग लिख दोगे ना तो समझ जाएंगे लोग। और ग्रे लिस्ट और वही अलग अलग तरीके की लिस्ट होती है ना FATF में। ओके, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी UNSC के सपोर्ट में, इसमें बैक्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UN रेजोल्यूशन लाया गया था टेररिज्म को प्रोहिबिट करने के लिए। ओके, तो ये तो थे हमारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में। तो जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी होती है इंडिया की, ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है कि हम लोग जो न्यूक्लियर पावर है उससे रिलेटेड क्या क्या जो है प्रिंसिपल रखते हैं, क्या क्या थॉट रखते हैं, क्या क्या हमारी पॉलिसी है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये साल भर न्यूज़ में रहते हैं और इस बार हाईली चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। न्यूक्लियर पावर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब जैसे कि हमारी क्या पॉलिसी है, क्या है डॉक्ट्रिन है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो हम लोग मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस रखेंगे। मतलब कि दिस पॉलिसी इट आउटलाइन व्हेन इंडिया में यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कि कब यूज़ करेगी तो इसको जो है ये आउटलाइन करेंगी। और हम लोग की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, अभी हम लोग नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। तो जो है इंडिया तभी रिस्पॉन्ड करेगा कि जब सामने वाले का फर्स्ट अटैक होगा, हम लोग फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मतलब कि इंडिया हैज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू इन्फ्लिसिट सिग्निफिकेंट डैमेज ऑन एनी एग्रेसर, उसका डैमेज कर देगा, उसकी बाट लगा देगा। एंड रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक, इंडिया में एग्जीक्यूट द न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक इफ़ फेस विद द मेजर केमिकल एंड बायोलॉजिकल, मतलब कि पहले से जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब पहले से नहीं करेगा, जब अटैक होता है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा उस पर। देन सिविलियन ओवरसाइट, पॉलिटिकल लीडर हैं थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एंड मैनेज न्यूक्लियर डिटरेंट डिसीजन। एंड जो कमिटमेंट है कि अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, कि जो जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है तो उनको क्या करेगा कि हमारा जो इंडिया है उन पर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। एम फॉर डिसआर्मामेंट, सपोर्ट टू विजन ऑफ द वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वेपन थ्रू द इफेक्टिव एंड वेरीफाइड डिसआर्मामेंट। फिर उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन, मेंटेन रेगोरस कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। नो फर्स्ट यूज़ है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएंगे। दैन अब बात करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, ये काफ़ी न्यूज़ में रह रहा था, आप ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे देखो कि अगर हाइब्रिड वॉरफेयर है, इंट्रोडक्शन आ जाए तो ये वाला इंट्रोडक्शन चेप सकते हो। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या करता है कि जो ब्लेंड कन्वेंशन एंड अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स है, जो कन्वेंशनल टैक्टिक्स होती थी वार करने की, युद्ध करने की, और जो अनकन्वेंशनल टेक्निक है एम्प्लॉय डाइवर्स एंड मेथड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कॉम्बैट। तो जो ट्रेडिशनल तरीके से होती थी अब जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो रही है, वो अनकन्वेंशनल तरीके से हो रही है, कभी भी कैसे भी तरीके से हो रही है, मतलब समझ लो कुछ भी हो रही है। अब इतना बाउंडिंग तरीके से पहले जो होता था ना युद्ध, वैसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइबर अटैक एंड डिप्लोमेसी। अभी मैं ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, चाइना और रशिया जो हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं जो साइबर अटैक को, वाइल चाइना क्या करता है डेप्थ पॉलिसी का यूज़ करता है डिप्लोमेसी का, टू लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। तो ये भी एक तरीके के क्या है, हाइब्रिड वॉरफेयर ही है एक तरीके से। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपका हाइब्रिड वाला पार्ट है, जिसमें आपका मिलिट्री, इंटरनल सिक्योरिटी फॉर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, सिविल एंड इंटरनल सिक्योरिटी फॉर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये दोनों चीज़ एक चीज़ है। इसमें ना आपके चारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एक बार नहीं होता है, उसमें साइबर अटैक भी होता है, आपका बायोलॉजिकल अटैक भी होता है, आपका डिप्लोमेटिक अटैक भी होता है। ये सारी चीज़ जो होती है ना एक तरीके से हाइब्रिड वार क्या है कि चारों तरफ से अलग अलग तरीके से जो है एक जगह पे अटैक करना, ठीक है, तो हाइब्रिड वार हो गया वो। तो यही चीज़ होता है। इसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं, डायमेंशन देखें कि मल्टीपल अटैक जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, जैसे कि हिजबुल्ला अटैक हुआ था। डिफ़िकल्टी इन ट्रेसिंग होता है, आप इसको ट्रैक नहीं कर पाते हो। जैसे कि लोन वॉल्फ इंसिडेंट होते हैं, इसमें पता ही नहीं कर पाते हो कि आखिर ये कैसा हो रहा है, कब हो रहा है,
क्यों हो रहा है, और बहुत बाद में पता चलता है, जब तक तो बहुत सारी चीज़ सफाई हो चुकी होती है। और आप देखोगे कि जो एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है वल्नरेबिलिटी का, जो कमज़ोर देश हैं वो क्या करते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर डेप्ट पॉलिसी में क्या करता है, वो कमज़ोर देशों को क्या करता है, चाइना बहुत ज़्यादा वो प्रोवाइड करवा देता है पैसे, देन फिर वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट होती है इसमें, क्योंकि मैनिपुलेट किया जाता है पावर की, सेंटर्स की पावर को। जैसे कि अफ़गानिस्तान में जो है इनस्टेबिलिटी हुई थी, उसके पीछे मेन कारण क्या था, ये हाइब्रिड वॉरफेयर ही था। जो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजी आपको जो है देखने को मिलती है, शिफ्टिंग टैक्टिक्स हो रही है, जैसे कि चाइना ने डोकलाम में अलग तरीके से जो है स्ट्रेटजी को करा था। लॉन्ग टर्म जो है डिस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, जैसे लो कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपको देखने को मिलती है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस देखता है, जैसे कि सोशल मीडिया कैंपेन का यूज़ किया जाता है, उसमें मोस्टली जो है सोशल मीडिया के यूज़ करके जो वो कैंपेनिंग करी जाती है, और उसमें जो है साइकोलॉजी के तौर पे वॉरफेयर लड़ी जाती है। वे फॉरवर्ड क्या है, होलसम अप्रोच अपनाना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इसमें जो है जॉइंट एफर्ट करना चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन लोग को मिलके आना चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, इनको काउंटर कर सकते हैं। सिविलियन सेंसिटिव फोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, डाइवर्स बैकग्राउंड का यूज़ करना चाहिए। यूएन पीस की कीपिंग है ना, ये एक एग्जांपल है। सेक्टर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी चेक, तो वल्नरेबिलिटी चेक करने के बाद उसका सेक्टर स्पेसिफिक उस पर फोकस करा जाना चाहिए, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो अगर उसमें कुछ चीज़ हो रहा है तो उस पर स्पेसिफिक फोकस करा जाए। आर्म फोर्स ट्रेनिंग इस पर भी कर सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइज टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, तो लोकल इश्यूज हैं उसको सेंसिटाइज किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें जो है साइबर कैपेबिलिटी, एआई वॉरफेयर कॉम्बैट, इस सब का यूज़ करा जा सकता है। देन स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी, प्रमोट आइडल्स को प्रमोट कर सकते हैं, एंड इक्विटी एंड फ्रीडम्स को आप बढ़ावा दे सकते हो। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। अब बात करते हैं जो ओवरऑल हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। मैंने 2 कंक्लूजन लिखे हैं, दोनों में से आपको जो बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो कीवर्ड है उस पर फोकस करना। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ वाइटल फॉर नेशनल स्टेबिलिटी, एड्रेसिंग द थ्रेट लाइक टेररिज्म, साइबर क्राइम, अ कोलैबोरेटिव अप्रोच अमंग द लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंट एंड सिविल सोसाइटी इंश्योर इफेक्टिव सेफगार्डिंग सिटीजन राइट्स। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये नेशनल स्टेबिलिटी के लिए जो थ्रेट है, टेररिज्म, साइबर क्राइम, इनमें ना कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनानी चाहिए टू इन्फोर्स द लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंट एंड सिविल सोसाइटी के जो सेफ गार्ड है उनको करने के लिए, राइट के सेफ गार्ड करने के लिए। एक में नेल्सन मंडेला को आप यूज़ कर सकते हो, तो सिक्योरिटी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ डेंजर बट प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। क्या बोल रहे हैं वो, सिक्योरिटी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ डेंजर बट प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो नहीं है इसलिए जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है, अ रोबस्ट इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रमोट जस्टिस, पीस एंड सिटीजन ट्रस्ट इंश्योरिंग नेशनल इंटीग्रिटी। ये वर्ड कीवर्ड आपके उसमें आना चाहिए, ये बड़े बड़े कीवर्ड हैं। और ऐसे क्या होता है कि यहाँ पर मार्क्स देने की बात हो जाती है ना एग्जामिनर की, तो यहाँ पर ये इफेक्टिव तरीके से आ सकता है। आपके पास भी बहुत सारे कंक्लूजन होंगे, अगर आपके पास कोई आइडिया हो या कोई कीवर्ड हो अच्छा सा, तो आप भी कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा रीड वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने जो है अच्छे से रीड कर लिया है। अब आते हैं हम लोग रिकॉल वाले पार्ट में। तो अब आप क्या करिए, अब आप रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, और जितने भी चीज़ अभी आप लोगों ने पढ़ी है ना उसको रफ कॉपी में मैं आपको 5 मिनट दूंगा, मतलब 5 मिनट मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, मैं आप वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करके 5 मिनट के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही है वो पेज को आप पेज में लिख लेना। और कैसे लिखना, ये जो मैंने यहाँ पर ये सब हेडिंग पूरी लिखी है ना, ये सब हेडिंग इसके सोचना, सोच सोच के लिखना। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे, कैसा इंट्रोडक्शन बताया था, कौन से कीवर्ड याद आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन कौन कौन से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ देखना। चैलेंजेस में कुछ कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं क्या, वो सारी चीज़ आप लिखना, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस कौन कौन सी है, तो ऐसा पॉइंट्स लिख के देखना कि कुछ कुछ प्रैक्टिस याद आ रही है हम लोगों ने जो पढ़ा, उसको लिख लेना, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लिया होगा। तो अब क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो चार्ट लिखा हुआ है ना, ये चार्ट में जितनी भी चीज़ याद आ रही हैं इसको ना पोस्ट कर देना है हमारे आरआर प्रैक्टिस वाले ग्रुप में। आप स्मार्ट स्टूडेंट में जाओगे, वहाँ पर आपको आरआर प्रैक्टिस वाला ग्रुप मिल जाएगा। ये हम लोग क्या करते हैं कि आरआर प्रैक्टिस से आपकी अकाउंटेबिलिटी शो हो जाएगी कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे से। जब आप देखोगे ना अपने पेज जाके फिर से, तो आपको लगेगा कि आपने इनफ मेहनत करी है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। ये हो गया हमारा रिकॉल वाला पार्ट। अब हम लोग को हमारी औकात पता चल गई कि कितने अच्छे से हम लोगों ने लेक्चर को देखा है।
अब हमारा थर्ड पार्ट आता है रिवाइज वाला। रिवाइज में मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, आप लोग को जो है तुरंत आपको याद हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने सिक्योरिटी देखी थी। सिक्योरिटी का जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट होती है, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी होते हैं, वेल बीइंग और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के लिए करा जाता है। देन हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, वो साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये चीज़ होती है। देन उसके जो है हम लोगों ने ओरिजिन देख लिए थे, क्या क्या नेचर होता है ये देख लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव देखे थे। यही ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारी जगह जो है काम आ जाते हैं कि अथॉरिटी की, पीपल की अथॉरिटी रहेगी, सॉवरेनिटी को ध्यान रखेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ग्लोबल पोजीशन को देखा जाएगा, डोमेस्टिक पीस जो है वो उसका ध्यान रखा जाता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में ध्यान रखा जाता है। ओके, देन हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें जो है इंटरनल थ्रेट को जो है प्रोटेक्शन होता है ये इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें क्या करा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा जाता है, सिटीजन सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी को करा जाता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लिए थे, क्लासिफिकेशन देख लिया था कि इसमें एक्सटर्नल थ्रेट होता है हमारा, होता है इंटरनल थ्रेट होता है, और एक्सटर्नल एडेड एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नली एडेड होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स देखे थे, 20 फैक्टर्स उसमें से देखे थे। काफ़ी सारे चीज़ आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हम लोगों ने बताया था कि बैकअप माइंड में रखना है, पेस्टल या स्टेपल अप्रोच, उसी से थ्रू जो है हम लोगों को ये लिख देना है। देन हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने चैलेंजेस देखे थे इंटरनल सिक्योरिटी के, जैसे इंटरनल टेररिज्म होता है और इंसर्जेंसी होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, कम्युनलिज्म होता है, रीजनलिज्म होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के क्या क्या रोल हैं, जो कि 2023 में पूछे गए हैं, तो उनके सारे रोल्स के बारे में बता दिया था। देन इसके बाद बात करें, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे मेजर्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने निमोनिक से याद करा था, स्मार्ट कैप निप BIC, इसको आप लोग को कमेंट करके भी बताना है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने सारी चीज़ याद करी थी, एटलीस्ट जो है हम लोगों ने 15 पॉइंट देख लिए थे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था, उसके बाद हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस देखी थी, डेनमार्क और फिनलैंड, इन तीनों चीज़ का देख सकते हो। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, उसमें जो है UAPA वाला एक्ट है आपका, समाधान इनिशिएटिव है आपका, नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान है आपका, नीति आयोग का जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, नेट ग्रिड है, ये सारी चीज़ जो है आपके आई हुए हैं सॉरी। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल इनिशिएटिव देखे थे, जिसमें इंटरपोल, बियाना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया आपका, काउंटर टेररिज्म कमेटी हो गई, और UN रेजोल्यूशन हो गया आपका। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी देखी थी, जिसमें हम लोग नो फर्स्ट यूज़ करते हैं, और हम लोग जो है किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उसमें जो है वो अटैक नहीं करेंगे। देन हम लोगों ने यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए थे कि नो फर्स्ट यूज़ के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देन इसके बाद हम लोगों ने हाइब्रिड वारफेयर देखा था कि ये क्या होती है। देन उसके सारे पॉइंट्स देख लिए थे कि आखिर डायमेंशन क्या क्या है और वे फॉरवर्ड क्या क्या है। देन कंक्लूज़न देख लिया था, 2 कंक्लूज़न हम लोगों ने देख लिए थे। तो आई होप जो है अब आप लोग को सारी चीज़ें याद हो गई होंगी और बहुत सारी चीज़ माइंड में डायरेक्ट गई होगी। अब आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जितनी भी चीज़ अभी तक याद आ रही है, हम लोगों ने लेक्चर में देखी है या आपने जहाँ कहीं पर पढ़ी है, उसको कमेंट कर देना है, ठीक है। और कमेंट करके ये भी बताना है कि कैसे लगी है हमारी लेक्चर, और सपोर्ट करिए इस वीडियो को, दोस्तों क्या शेयर करिए। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं इस वीडियो को जो है सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैं अगर सपोर्ट रहा तो मैं इसको प्राइवेट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको प्राइवेट कर दूँगा या पेड कर दूँगा। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट में अगर आप इतना सपोर्ट बस क्या चाहिए आप लोग को, आप जितना भर भर के कमेंट कर सकते हो ना, कमेंट करो, इसको लाइक करो और दोस्तों क्या शेयर कर दो, बस इतना ही तो चाहिए। इतना, जब मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, फंडिंग मतलब मैं आपसे को ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारे लेक्चर, सारी चीज़ जो एक्चुअली में डिमांड है हमारे UPSC की आंसर राइटिंग की, वो सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब मेरे लिए नहीं ना, उन लोगों के लिए करो जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है। जैसे आप लोग के पास ये वीडियो पहुँची है ना, आप लोग के सपोर्ट से ना ये वो बाकी लोगों के पास भी पहुँच जाएगी। तो भर भर के कमेंट करो, भर भर के लाइक करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और शाम को आप ज़रूर मिलिएगा आंसर राइटिंग में, ओके। काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट जो है वो आंसर राइटिंग से होती हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।